Hello everyone, I welcome you all to NEET PG series. I am Adesh from LearnerHub, the free learning platform जहां आप पढ़ते हो subjects like physics, chemistry, maths, biology absolutely for free. Only at learnerhub.com. तो बच्चों, आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो बच्चों, पिछले 7 सालों में नीट एग्जाम में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम एनालाइज करेंगे और साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन की पहली प्रॉब्लम के साथ, विच इज फ्रॉम द ईयर 2017। सबसे पहली प्रॉब्लम आइए देखते हैं हमसे क्या पूछ रही है। द क्वेश्चन सेज द पाइवट जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ। तो एटलस और एक्सिस के बीच में पाई जाने वाली जो पाइवट जॉइंट होती है वो इनमें से किस टाइप के जॉइंट का एक एग्जाम्पल है या टाइप माना जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसे हम इवन क्या बुलाते हैं आप सभी को अगर याद हो तो, वी यूज्ड टू कॉल देम द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ओके, साइनोवियल जॉइंट भी हो सकता है भाई, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट का दूसरा नाम है। देन सैडल जॉइंट या फिर फाइब्रस जॉइंट, जिन्हें हम इमूवेबल जॉइंट्स बुलाते थे। अब देखो, बात यहाँ पर की जा रही है पाइवट जॉइंट की, जो कि पाई जाती है बिटवीन द एक्सिस एंड द एटलस। अब पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए एटलस और एक्सिस क्या है। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो एटलस कहलाती है हमारी फर्स्ट वर्टिब्रा, राइट। तो फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम है हमारी एटलस, और एक्सिस क्या है? इट इज द नेम गिवन टू द सेकेंड वर्टिब्रा। सो यहां पर अगर मैं आपको एटलस और एक्सिस भी दिखा दूं, देखो एटलस आपको कैसी दिखाई देगी? कुछ इस तरीके से। तो यहां पर ये है हमारी सपोज एटलस, ठीक है। सो दिस इज द एटलस, द फर्स्ट वर्टिब्रा, और यहां पर आपको एक कैनाल देखने को मिल रही है जिसे हम बुलाते हैं ओडोंटॉइड कैनाल, ठीक है। और नीचे स्पाइनल कैनाल है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रन करता है। सो दिस इज द स्पाइनल कैनाल, ये हमारी एटलस है। अब इसके नीचे यानी कि फर्स्ट वर्टिब्रा के नीचे आने वाला है द सेकंड वर्टिब्रा विच इज द एक्सिस। एक्सिस कैसे दिखाई देगी? देखो, एक्सिस में ना आपको एक इस तरीके से एक उभार दिखाई देता है, एक प्रोसेस दिखाई देती है, ओके। और साइड्स में अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से ये नजर आके ऐसा नजर आएगा, राइट। और यहां पर आपको आपकी स्पाइनल कैनाल फिर से नजर आएगी, ओके। और ये जो प्रोसेस आपको उठी हुई नजर आ रही है, राइट, ये जो प्रोसेस नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड दी ओडोंटॉइड प्रोसेस। सो जब ये दोनों वर्टिब्रे, देखो इसका नाम क्या है? दिस इज एक्सिस, हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सिस विच इज द सेकेंड वर्टिब्रा। तो एटलस एंड एक्सिस जब क्लोजर आएंगे तो ये जो ओडोंटॉइड प्रोसेस है वो इस कैनाल से बाहर आएगी, राइट। और यहाँ पर इनकी पॉइंट्स ऑफ जंक्शन पे मिलेगी एक जॉइंट जिसे हम पाइवट जॉइंट बुलाते हैं। हम ये जो पाइवट जॉइंट है ये एग्जाम्पल किसकी है? पाइवट जॉइंट एक फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। सो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के हमने वेरियस एग्जाम्पल्स लिए थे ना, और फ्रीली जो मूवेबल जॉइंट्स हैं उनको हम क्या नाम बुलाते थे? वी यूज्ड टू कॉल देम द साइनोवियल जॉइंट। सो हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? द साइनोवियल जॉइंट, ओके, क्योंकि वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट में फ्रीली टाइप के मूवेबल जॉइंट का एक एग्जाम्पल कैरी करती है। अब फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो साइनोवियल जॉइंट्स में आते थे वो कौन कौन से होते थे? हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, सैडल जॉइंट्स, राइट, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ये सारी के सारे उसी में आते थे, है ना। तो साइनोवियल जॉइंट को कैरेक्टराइज भी ऐसे किया जाता है, एक ऐसी जॉइंट जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड होता है जो कि मूवमेंट को अलाउ करता है। तो इस तरीके से जो आपको फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रा विच इज एटलस एंड एक्सिस के बीच में जो जॉइंट देखने को मिलेगा वो होगा पाइवट जॉइंट, जो कि एक टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। सो रिमेंबर, आवर राइट आंसर इन दिस केस मस्ट बी ऑप्शन बी, साइनोवियल जॉइंट। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर प्रॉब्लम 2। क्वेश्चन सेज आउट ऑफ x pairs of ribs in humans, only y pairs are true ribs.
select the option that correctly represents the value of x and y and provides their explanation. So very easy question again. आपको बोला जा रहा है कि humans के अंदर x नंबर ऑफ या फिर x पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती हैं, तो x का वैल्यू कितनी है, और उन x पेयर्स ऑफ रिब्स में से y पेयर्स जो है वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं. ओके, तो आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट वैल्यू ऑफ x एंड y को और साथ ही साथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन को. सो अगर आपकी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज अच्छी है तो आपको पता होगा कि ह्यूमंस के अंदर कितनी पेयर्स ऑफ रिब्स पाई जाती हैं, 12 पेयर्स. 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. ओके, बोले तो इन टोटल वी हैव 24 रिब्स, बट यहाँ पेयर्स की बात की जा रही है. दिस इज अ कीवर्ड. ओके, सो 12 पेयर ऑफ रिब्स में से कितनी पेयर ऑफ रिब्स जो है वो आपकी ट्रू रिब्स मानी जाती हैं? यस, दे आर 7 इन नंबर. आपको याद आ गया होगा. तो 7 पेयर ऑफ रिब्स जो है वो ट्रू क्यों कहलाती हैं? बिकॉज वो पीछे की तरफ यानी कि डॉर्सली अटैच्ड होती हैं टू द वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रली अटैच्ड होती हैं टू द स्टर्नम. ओके, स्टर्नम विच इज अवर ब्रेस्ट बोन. ओके, तो याद रखिएगा x की वैल्यू मस्ट बी 12 एंड y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7. तो किसी ऑप्शन में यहाँ पर 12 और 7 मेंशन है केवल एक ही ऑप्शन में, तो वही करेक्ट होने वाला है ना. तो यहाँ पर जल्दी से देखते हैं. x की वैल्यू 12 है एंड y की वैल्यू 7 है, और इसके पीछे रीजन क्या है? देखो क्या मेंशन है, ट्रू रिब्स आर अटैच्ड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम, है ना. डॉर्सली हमारे वर्टिब्रल कॉलम यानी कि पीछे साइड से अटैच्ड होगी और वेंट्रली अटैच्ड होती है टू द स्टर्नम. तो जिस टाइप का ये जो अरेंजमेंट की बात की जा रही है, जो रिब्स ऐसी अरेंजमेंट शो करते हैं, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से और आगे स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं, ऐसी रिब्स कहलाती हैं द ट्रू रिब्स. वाइल अगर आपको याद आ रहा हो, इनको हम इवन वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बुलाते थे. क्यों बुलाते थे वर्टिब्रो स्टर्नल? बिकॉज ये वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम दोनों से ही कनेक्टेड हैं, बोथ डॉर्सली एज वेल एज वेंट्रली. फाइन. ओके, सो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर है इट शुड बी ऑप्शन डी. अगर आपको नंबर्स पता हैं तो आपको पता ही चल जाएगा राइट आंसर क्या है. ओके, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम 3 पर, विच इज फ्रॉम द ईयर 2018. लेट अस ट्राई टू सी ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है. द क्वेश्चन सेज कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट. सो कैल्शियम जो है वो स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें रीजन फाइंड करना है फ्रॉम दी ऑप्शन जो हमको यहाँ दे रखे हैं. पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है डिटैचेस द मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट. तो कैल्शियम जो है वो बेसिकली क्या मायोसिन के हेड को डिटैच कर देता है एक्टिन के फिलामेंट से, इसलिए इंपॉर्टेंट है. या फिर बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन द एक्टिन फॉर मायोसिन. यानी कि बोला जा रहा है कि ये जो कैल्शियम है वो बाइंड करता है ट्रोपोनिन से ताकि ये रिमूव कर सके उन ट्रोपोनिन को फ्रॉम द एक्टिव साइट्स और उन एक्टिव साइट्स से जाकर मायोसिन जो है वो बाइंड कर सके. ओके, एक्टिव साइट्स ऑफ व्हाट? एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन. ओके, तो एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन को ये फ्री कर देता है बाय रिमूविंग द ट्रोपोनिन. ओके, कैसे? बाय बाइंडिंग टू इट. ओके, देन ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस एंड द एक्टिन फिलामेंट. या फिर ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स को. किन किन के बीच में बॉन्ड्स को बनने से रोकता है? ये मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस और एक्टिन फिलामेंट के बीच में. या फिर ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग इट एक्टिवेट्स द मायोसिन एटीपीएस बाय बाइंडिंग टू इट. या फिर ये मायोसिन के अंदर एटीपीएस को एक्टिवेट कर देता है उससे बाइंड करके. सो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द राइट आंसर? अगर आपने मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे से पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है किस में. सोचो. यस, ये एक्टिन फिलामेंट पे प्रेजेंट जो भी मायोसिन की बाइंडिंग साइट्स है उनको फ्री कर देता है. क्यों फ्री कर देता है? लेट अस ट्राई टू सी. जल्दी से रिकॉल करो. अगर मैं आपकी एक्टिन फिलामेंट को इस तरीके से दिखाऊं, इमेजिन दिस इज माई एक्टिन फिलामेंट, जैसे हम इवन थिन फिलामेंट भी बुलाते थे, राइट. और इस पर कुछ ऐसी एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं. ये एक्टिव साइट्स पे कौन बाइंड करता है? आपको याद होगा द मायोसिन, है ना. तो ये एक्टिव साइट दिखा रखी हैं. गॉट दिस पॉइंट वेल? नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज माई एक्टिन फिलामेंट. नाउ अगर आपको याद होगा एक्टिन फिलामेंट पे आपको एक चेन ऑफ मॉलिक्यूल, एक प्रोटीन देखने को मिलता है जो कि कुछ इस तरीके से जाता है. सो इफ आई शो इट लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, यू सी. तो ये जो एक्टिव साइट थी उस पे ये मॉलिक्यूल बाइंड है और उसको बाइंड करवा के रखा कौन है? अनदर मॉलिक्यूल जो कि इस तरीके से अटैच्ड है, समथिंग लाइक दिस. सो ये जो दो मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं ना, वन इज दिस ग्रीन वन जिसको हम बुलाते हैं
ट्रोपोनिन, और ये जो रेड वाला है इसे हम बुलाते हैं ट्रोपोमायोसिन। तो देखो, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन बेसिकली ब्लॉकिंग मॉलिक्यूल्स की तरह एक्ट करते हैं। कैसे ब्लॉकिंग मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करेंगे? ये एक्टिन फिलामेंट यानी कि थिन फिलामेंट की एक्टिव साइट्स को क्या करके रखे हैं? मास्क करके रखे हुए हैं। ओके, बट आई वांट कि ये ट्रोपोनिन को यहाँ से रिमूव किया जाए। अब ट्रोपोनिन को, अगर मुझे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को रिमूव करना है तो मुझे ट्रोपोनिन को हटाना पड़ेगा। ट्रोपोनिन जब हटेगा तो वो ट्रोपोमायोसिन को अपने साथ खुद ही लेकर चला जाता है। नाउ इस ट्रोपोनिन को हम एक लॉक की तरह, एक ताले की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जिसकी की होती है कैल्शियम आयन। तो जब भी कैल्शियम आयन रिलीज होगा, वो कैल्शियम आयन क्या करेगा? कैल्शियम आयन जाके बाइंड कर जाएगा किसके साथ? इस ट्रोपोनिन के साथ, बिकॉज ट्रोपोनिन पे एक कैल्शियम बाइंडिंग साइट भी होती है। जैसे ही यहाँ पर बाइंडिंग होगी तो देखो एक्टिव साइट किस तरीके से फ्री हो जाएंगी। तो अगर यहाँ पर कैल्शियम का इंटेक हो गया, दैट मीन्स हमने यहाँ पर क्या किया है? कैल्शियम को रिलीज करवाया है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अगर ये एक्टिव साइट थी, ओके, तो आप देखोगे यहां पर ये एक्टिव साइट्स अब फ्री हो जाएंगी। ओके, क्यों फ्री हो जाएंगी? बिकॉज ये जो ट्रोपोनिन थे, उन ट्रोपोनिन पे जाके कैल्शियम बाइंड कर जाएगा। तो इमेजिन कि ये जो पर्पल मॉलिक्यूल में दिखा रहा हूं ना, दिस इज आवर कैल्शियम आयन। तो ये जो कैल्शियम आयन है वो यहां पर जाके जैसे ही ट्रोपोनिन से बाइंड करेंगे, वो इस ट्रोपोमायोसिन के साथ शिफ्ट हो जाते हैं और एक्टिव साइट्स फ्री हो जाती है। तो यहां पर एक्टिव साइट्स फ्री हो जाएंगी। फाइन। और अब जो थिक फिलामेंट है हमारा, थिक फिलामेंट बोले तो वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट अस टेक अनदर कलर। ओके, सो लेट्स इमेजिन ये मेरा थिक फिलामेंट यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट मायोसिन। तो मायोसिन पे आपको इस तरीके से जो मायोसिन के हेड मॉलिक्यूल हैं वो अब इजीली बाइंड कर सकते हैं टू दीज एक्टिव साइट्स, ताकि वो पावर स्ट्रोक करके मसल का कॉन्ट्रैक्शन कर सकें। तो ये हमारा क्या है? दिस इज समथिंग विच आई हैव शोन। ये है the myosin molecule or the thick filament, right? So binding possible तभी हो पाएगी जब ये active sites of the actin filament और the thin filament free हों, जिसके लिए कैल्शियम का बाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ट्रोपोनिन की कैल्शियम बाइंडिंग साइट से बाइंड कर जाता है और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को शिफ्ट कर देता है, रिमूव कर देता है, ताकि एक्टिव साइट्स ऑफ द एक्टिन फिलामेंट जो है वो वापस से अनमास्क हो जाएं और यहाँ पर मायोसिन के हेड्स से बाइंड कर सके ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसीलिए हमारा जो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी इटसेल्फ। आई होप ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बच्चों, लेट अस मूव ऑन टू आवर प्रॉब्लम 4 फ्रॉम द ईयर 2019 और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब 4 ऑप्शन में 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, जिनको आपको प्रॉपरली केयरफुली रीड करने के बाद बताना है कौन सा ऑप्शन या स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है ईच रिब इज अ फ्लैट बोन एंड ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द थोरेसिक वर्टिब्रे एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। तो क्या बोला जा रहा है? देखो कि हर एक रिब जो है वो एक फ्लैट बोन है और सारी की सारी रिब्स, बात की जाए अगर डॉर्सली कनेक्ट होती हैं टू द थोरेसिक वर्टिब्रे और सारी की सारी रिब्स वेंट्रली कनेक्ट होती हैं टू द स्टर्नम। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों? कम ऑन, ट्राई टू रिकॉल। सो पहली स्टेटमेंट, अगर हम इसको स्टेटमेंट को ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो इसको ब्रेक कर करके पढ़ते हैं। सो बोला जा रहा है ईच रिब इज अ फ्लैट बोन, जो कि परफेक्टली करेक्ट है ना। हमने इसको पढ़ा हुआ था कि सारी की सारी जो रिब्स हैं वो फ्लैट बोन्स हैं, ठीक है। सेकेंडली बोला जा रहा है ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द थोरेसिक वर्टिब्रे, जो कि परफेक्टली करेक्ट है। अगर आपको याद होगा, सारी की सारी जो वर्टिब्रे हैं, आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिब्स, तो सारी की सारी जो रिब्स हैं ना वो हमारी थोरेसिक वर्टिब्रे से कनेक्टेड हैं। थोरेसिक वर्टिब्रे कितने होते हैं? 12 इन नंबर, और हमारे पास टोटल कितने पेयर्स ऑफ रिब्स हैं? 12 अगेन। सो 12 की 12 जो पेयर ऑफ रिब्स होती हैं वो कनेक्टेड हैं टू द 12 थोरेसिक वर्टिब्रे। बट क्या सारी की सारी जो आपकी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं वो वेंट्रली यानी कि फ्रंट साइड में स्टर्नम से कनेक्टेड हैं?
जी नहीं। आपको अगर याद होगा तो ओनली 7 पेयर्स ऑफ द रिब्स आउट ऑफ 12 कनेक्ट होती हैं टू द स्टर्नम, जिन्हें हम ट्रू रिब्स बुलाते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट हुई? जी नहीं। सो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन एलिमिनेटेड। ओके, देन बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सेकंड स्टेटमेंट। It says there are 7 pairs of vertebrosternal, 3 pairs of vertebrochondral and 2 pairs of vertebral ribs. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो क्या बोला जा रहा है कि 7 pairs of vertebrosternal ribs प्रेजेंट होती हैं। 7 pairs of vertebrosternal बोले तो 7 pairs of वो ribs जो कि vertebral column से dorsally और sternum से ventrally कनेक्टेड हैं, तभी तो उनका नाम पड़ा vertebrosternal, है ना। तो 7 pairs of vertebrosternal ribs होती हैं, करेक्ट है, ट्रू रिब्स की बात हो रही है। फिर आती हैं 3 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। सो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल यानी कि कुछ ऐसी 3 पेयर्स ऑफ रिब्स के बारे में बात की जा रही है जो कि पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड हैं, बट आगे जाके टुगेदर ज्वाइन होके एक कार्टिलेज से ज्वाइन होती है, तभी वर्ड आता है कॉन्ड्रल, है ना। हाईलाइन कार्टिलेज जो है वो उसको ज्वाइन करता है टू द 7th वर्टिब्रा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर बात हो रही है फॉल्स रिब्स की। तो यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ फॉल्स रिब्स आपको पता ही है, द 8th, 9th एंड द 10th वन, और 2 केवल हैं दी पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। वर्टिब्रल रिब्स यानी कि वो रिब्स जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड हैं, आगे कहीं पर किसी और से कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पर बात किसकी हो रही है? द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ फ्लोटिंग रिब्स की। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? जी हाँ, परफेक्टली करेक्ट है। इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बट लेट अस ऑल्सो वेरीफाई अवर आंसर बाय चेकिंग द अदर 2 ऑप्शंस। सी ऑप्शन में बोला जा रहा है 8th, 9th एंड द 10th पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। तो देखो बोला जा रहा है जो 8th, 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स हैं वो डायरेक्टली जाके स्टर्नम से आर्टिकुलेट कर जाती हैं, ज्वाइन कर जाती हैं, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि 8th, 9th और 10th जो रिब्स हैं वो स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। दे कनेक्ट डायरेक्टली टू द 7th वर्टिब्रा, और वो भी थ्रू अ हाईलाइन कार्टिलेज। ठीक है। एंड अगर बात करें ऑप्शन डी की, इट सेज 11th and the 12th pairs of ribs are connected to the sternum with the help of a hyaline cartilage, जो कि रॉन्ग है अगेन, बिकॉज 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से डॉर्सल साइड पे अटैच्ड है और स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होती हैं। ओके, इसका मतलब ये टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो अवर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी इन दिस केस। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों, अब हमारे सामने है प्रॉब्लम 5 एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर्स इज इनहेरिटेड। तो इनमें से दिया हुआ कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है? दैट मीन्स वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है। ओके, दैट मीन्स ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर ही है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइस्थीनिया ग्रेविस, ऑप्शन बी बॉट्यूलिज्म, ऑप्शन सी टेटनाई, या फिर ऑप्शन डी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अगर आपको याद होगा, इन मस्कुलर डिसऑर्डर्स को पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था इनमें से एक डिसऑर्डर ऐसा है जो कि ट्रांसमिट हो सकता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, एंड दैट डिसऑर्डर वाज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता क्या है? पहली चीज़ तो याद रखिएगा, ये क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। सो दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। और क्लास 12 का जब आप टॉपिक पढ़ते हो या फिर चैप्टर पढ़ते हो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तब आप पेडिग्री एनालिसिस के दौरान इस डिसऑर्डर के बारे में ये जानते हो कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटोसोमल मतलब इसका जो जीन प्रेजेंट है वो आपके ऑटोसोम पे होगा, और रिसेसिव इसलिए बिकॉज जब 2 रिसेसिव वैल्यूज इसके साथ में आते हैं डिप्लॉयड कंडीशन में, तभी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। और इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता क्या है? प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन हो जाता है स्केलेटल मसल्स का। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि इनहेरिटेड हो सकता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। इसीलिए अवर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो बच्चों, आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 6 फ्रॉम द ईयर 2020। ये क्वेश्चन एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, जहां पर आपको आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 को मैच करना है विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट 2, और करेक्टली मैच करने के बाद आपको अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करना है फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, चलो पहले आइटम की ओर बढ़ते हैं, लिस्ट 1 के, विच इज द फ्लोटिंग रिब्स। अब फ्लोटिंग रिब्स आप सभी को याद है, हमारी लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स, दैट इज द 11th एंड द 12th पेयर ऑफ रिब्स जो है वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? बिकॉज वो डॉर्सली तो कनेक्टेड होती हैं विद द वर्टिब्रल कॉलम, बट वेंट्रली वो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होती हैं। और इसके बारे में क्या कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन है? जी हाँ, यहाँ पर 4th आइटम जो आपको दिखा रखा है ना, इट सेज द फ्लोटिंग रिब्स
डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम वेंट्रली। इसका मतलब ए आइटम मैच करेगा विद द फोर्थ। तो देखो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में ए फोर्थ से मैच कर रहा है, तो ए फोर्थ से मैच कर रहा है ओनली ऑप्शन सी में, ना ए ना बी और ना ही ऑप्शन डी में। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा। देखो कितनी आसानी से आपका आंसर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट आइटम। जल्दी से हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि भाई क्या ऑप्शन सी ही करेक्ट है या नहीं। सो वी हैव इज एक्रोमियन। एक्रोमियन क्या है? अगर आपको याद होगा, एक्रोमियन को हमने स्टडी किया था जब हम पढ़ रहे थे द स्ट्रक्चर ऑफ स्कैपुला, याद है? सो स्कैपुला क्या थी? स्कैपुला आपको यहाँ पर मिलने वाली एक लार्ज ट्रायंगुलर बोन है जो कि हमारे रिब्स के किस लोकेशन पे पाई जाती है? ये हमारे सेकंड रिब से सेवंथ रिब के बीच में पाई जाती है, राइट? और उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया भी था। चलो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और उसके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाए। कुछ इस तरीके से आपको एक रफली ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके से आपको रफली ट्रायंगुलर बोन मिलती है। ना द बोन दैट यू सी हियर, इसका एक ट्रायंगुलर फ्लैट पोर्शन है जो कि इसकी बॉडी होती है, और इस बॉडी पे आपको एक एलिवेटेड सा स्लाइटली उठा हुआ सा एक रिज देखने को मिलता है। इस उठे हुए रिज को हम स्पाइन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? द स्पाइन। सो दिस इज द स्पाइन। ये स्पाइन आगे जाके एक फ्लैट एक्सपेंडेड पोर्शन में एंड करता है जिसे हम बुलाते हैं एक्रोमियन। और ये वो एक्रोमियन है जिससे जाके हमारी क्लैविकल, द कॉलर बोन कनेक्ट होती है, आर्टिकुलेट करती है। तो देखो एक्रोमियन से यहाँ पर कनेक्शन होने वाला है किसका? हमारी कॉलर बोन यानी कि क्लैविकल का। दैट मीन्स हमारा जो सेकेंड आइटम है इट शुड मैच विद, यानी कि बी आइटम शुड मैच विद द थर्ड वन। तो देखो बी थर्ड से मैच हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। देन वी हैव स्कैपुला। स्कैपुला से रिलेटेड देखो कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखो बोला रखा है कि स्कैपुला जो है वो लोकेटेड होती है बिटवीन दी सेकंड एंड दी सेवंथ रिब्स। परफेक्टली करेक्ट। सो यानी कि सी शुड मैच विद द फर्स्ट वन, ठीक है। एंड लास्टली हमारे पास है क्लिनोइड कैविटी। तो अगर आप ध्यान से स्कैपुला के स्ट्रक्चर को देखते हो तो एक्रोमियन के नीचे ना आपको इस तरीके का एक डिप्रेशन देखने को मिलता है। यू सी दिस डिप्रेशन, ये डिप्रेशन कहलाती है द ग्लिनोइड कैविटी। अब ये जो ग्लिनोइड कैविटी है ये वो हॉलो स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा जो ह्यूमरस है ना, ये ह्यूमरस बोन है, इसका हेड जाके आर्टिकुलेट करता है, ज्वाइन करता है। सो ग्लिनोइड कैविटी पे जाके आर्टिकुलेशन होता है किसका? हेड ऑफ ह्यूमरस का। इसका मतलब यहाँ पर डी आइटम शुड मैच विद द सेकंड वन, जो कि यहाँ पर है ही। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी ही राइट आंसर था। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेक्ट आया है ऑप्शन सी वो समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। चलो बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम 7 पर फ्रॉम द ईयर 2021। अगेन ये भी एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है जहाँ पर आइटम्स को करेक्टली मैच करके इन दोनों लिस्ट के आपको फाइंड करना है करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। लिस्ट 1 में पहला आइटम है स्कैपुला। अब स्कैपुला के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर करेक्ट दिख रही है? इट इज अ ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। तो देखो यहाँ पर ये अगेन ए फोर्थ से मैच हो रहा है। तो देखो ए फोर्थ से कहाँ मैच हो रहा है? ऑप्शन सी और डी में। ए और बी में नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए एंड बी एलिमिनेटेड। देन वी हैव इज क्रेनियम। क्रेनियम में यहाँ पर देखो क्या मैच हो सकता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रेनियम में कुछ जॉइंट्स हो सकती हैं, राइट? तो क्रेनियम की जो जॉइंट्स होती हैं वो आखिरकार इमूवेबल जॉइंट्स होती हैं ना, याद है आप सभी को, और वो सूचर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो क्रेनियम की जो जॉइंट्स हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स हैं, और इमूवेबल जॉइंट्स को हम बुलाते थे द फाइब्रस जॉइंट, बिकॉज वो फाइब्रस टिश्यू से जॉइंट होती हैं, राइट? तो इसका मतलब बी शुड मैच विद द थर्ड वन। तो बी थर्ड से कहाँ मैच हो रहा है? ऑप्शन सी में, ना कि ऑप्शन डी में। इसका मतलब ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया और ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर है। लेट अस वेरीफाई द लास्ट 2 आइटम्स नाउ। सो स्टर्नम की बात की जाए, स्टर्नम आपके सामने की यहाँ पर जो ब्रेस्ट बोन है इट इज अ फ्लैट बोन, राइट? तो इसका मतलब स्टर्नम जो है इट शुड मैच विद द सेकंड वन हो गया। तो सी एक फ्लैट बोन है, दैट मीन्स स्टर्नम एक फ्लैट बोन है। एंड लास्टली हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम। सो वर्टिब्रल कॉलम में 2 वर्टिब्री के बीच में आपको जो जॉइंट्स मिलती हैं उन्हें हम बुलाते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, बिकॉज वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होती हैं। तो यानी कि यहाँ पर डी जो है वो फर्स्ट से मैच करेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था जॉइंट्स के जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी लोकेशंस आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ताकि आप ईजिली जल्दी से जल्दी उनको स्पॉट करके अपना आंसर मार्क कर सको। सो अवर राइट आंसर इन दिस केस मस्ट बी ऑप्शन सी। तो बच्चों अब हमारे सामने है प्रॉब्लम 8 नाउ। Question says
chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of the skeletal muscle is called as। तो बच्चों एक ऐसा chronic ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो कि अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को और उसकी वजह से आपको स्केलेटल मसल्स में फैटिगनेस, वीकनिंग और पैरालिसिस मिलता है, ऐसे डिसऑर्डर को हम क्या बुलाते हैं? याद रखिए यहाँ पर कीवर्ड है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अगर आपको पता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इनमें से कौन सा है, कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो आपको करेक्टली आंसर पता चल जाएगा। ऑप्शन ए गाउट, ऑप्शन बी अर्थराइटिस, ऑप्शन सी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फिर ऑप्शन डी मायस्थीनिया ग्रेविस। तो याद रखिएगा बच्चों, कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो आपको मस्कुलर डिसऑर्डर की कैटेगरी में मिलेगा? यस, इट इज द मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहाँ पर अपना खुद का इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को क्या करता है, अटैक कर देता है, राइट। तो उस वजह से मायस्थीनिया ग्रेविस अकर करता है जो कि हमारे स्केलेटल मसल्स में फैटिगनेस, वीकनेस और पैरालिसिस कॉज करते हैं, राइट। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओके, अर्थराइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है जॉइंट्स की, और गाउट जो है अनदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है जॉइंट्स की, बट यहाँ पर इसका कॉज होता है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का डिपोजिशन या फिर एक्यूमुलेशन हो जाना जॉइंट्स में। ओके, हमारा यहाँ पर जिससे कंसर्न था वो था मायस्थीनिया ग्रेविस से, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 9 नाउ। इट सेज ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इनमें से कौन से इवेंट्स अकर करते हैं? तो आपको यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक इवेंट्स दे रखे हैं और आपको बताना है कौन कौन से वो इवेंट्स का सेट है जो कि अकर करेगा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, जबकि हमने पढ़ा हुआ है ना जिसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। ओके, हमें अपने आंसर्स को चूज करना है फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो। चलो पहले तो यहाँ पर सारे के सारे इवेंट्स को देखते हैं। पहला इवेंट है एच जोन डिसअपियर्स, फिर दूसरा है ए बैंड वाइडन्स, फिर थर्ड आइटम या फिर थर्ड इवेंट बोल रहा है कि आई बैंड रिड्यूसेस इन द विड्थ। फोर्थ जो स्टेटमेंट है, इट सेज मायोसिन हाइड्रोलाइसिस एटीपी रिलीजिंग द एडीपी एंड द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एंड लास्टली बोला जा रहा है फिफ्थ वाले स्टेटमेंट में या फिफ्थ इवेंट में जेड लाइन्स अटैच टू द एक्टिन्स आर पुल्ड इनवर्ड्स। तो जल्दी से यहाँ पर एक काम करते हैं, एक सार्कोमेयर को ड्रॉ कर लेते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को, है ना। यहाँ पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज लेट अस मेक समथिंग लाइक ओके दिस। ये क्या है मेरी? ये दो मेरी जेड लाइन्स हैं। सो दीज आर माय 2 जेड लाइन्स। 2 जेड लाइन्स के बीच में आने वाला जो एरिया है दैट इज दी सार्कोमेयर इटसेल्फ, है ना। तो देखो यहां पर आपको इस तरीके से मिलते हैं दी थिन फिलामेंट्स। व्हाट आर दी थिन फिलामेंट्स? दी एक्टिन फिलामेंट्स, राइट। ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं, है ना। अब एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में यहां पर मैंने बना दी है दी मायोसिन फिलामेंट, द थिक फिलामेंट, राइट। ओके, सो ये तो मैंने जेड लाइंस ड्रॉ कर दी थी। अब देखो यहां पर हम सेंटर में आप देखोगे इस रीजन में एक और लाइन पास करती है विच इज दी एम लाइन, ठीक है। तो देखो अब हम अपने कुछ बैंड्स को यहाँ पर मार्क करने वाले हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर भी एक्टिन फिलामेंट जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ दूसरे वाले सार्कोमियर के, राइट, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, नाउ पे अटेंशन। देखो ऐसा वो हिस्सा जहाँ पर एक्टिन और फिलामेंट अपने आप को कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो एक्टिन एंड फिलामेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ओवरलैप कर रहे हैं इस रीजन में। देखो ओके, एक्टिन और मायोसिन, देखो एक्टिन ये रहा आपका और मायोसिन ये रहा। एक्टिन और मायोसिन यहाँ पर कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं ना, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। तो ये वाला जो रीजन होगा इसको हम बुलाएंगे ए बैंड। क्या बुलाएंगे? ए बैंड और दी एनाइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। ये आपको डार्क अपीयर करेगा, फाइन। अच्छा, आप देख रहे हो इसे ए बैंड के अंदर कुछ कुछ रीजन्स में ओवरलैपिंग है। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ओवरलैपिंग है और यहाँ पर ओवरलैपिंग है, बट ये वाला जो रीजन नजर आ रहा है ना, दिस वन, यहाँ से लेकर ये वाला रीजन, इस रीजन में कोई ओवरलैपिंग नहीं है
एक्टिन एंड मायोसिन की। तो इसका मतलब ये जो जोन है ना, इसको हम एक और नाम दे देंगे, जहां पर प्योरली सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है, और इसको हम बुलाते हैं दी एच जोन। इसका नाम आता है फ्रॉम द वर्ड हेंसन जोन, ठीक है। और एक रीजन जो आपको यहाँ मिल रहा है, जो लाई कर रहा है बिटवीन द टू ए बैंड्स। देखो यहाँ पर ए बैंड से छूटा हुआ वो वाला फिलामेंट एरिया जहाँ पर सिर्फ एक्टिन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ एक्टिन लाई कर रहा है, फ्रॉम हियर टू हियर। ये वाले जो एरियाज हैं दे आर कॉल्ड दी आई बैंड्स और दी आइसोट्रॉपिक बैंड्स। ये हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ कैसे अपीयर करेंगे, लाइट अपीयर करेंगे, बिकॉज यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ओनली थिन फिलामेंट्स यानी कि एक्टिन फिलामेंट्स ही यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, सो अब आप देखो यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होगी तो दो जेड लाइंस आपस में क्लोजर आती है, यानी सार्कोमेयर की जो लेंथ है ना वो क्या होगी, शॉर्टन होती है। तो जब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में सारे एक्टिन फिलामेंट टोटली ओवरलैप कर लेंगे मायोसिन को, तो क्या आपका एच जोन जो है वो कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं कर जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो एच जोन है वो कंप्लीटली डिसअपीयर कर जाता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब जो पहला यहाँ पर इवेंट मेंशन है ये तो करेक्ट इवेंट है, टिक लगा लेते हैं। नेक्स्ट वन इज ए बैंड वाइडन्स। आपका जो ए बैंड है वो वाइड हो जाएगा। अब ए बैंड वाइडन कैसे होगा, देखो ए बैंड क्या वाइडन होगा, पहली चीज तो यही सवाल आता है। ए बैंड वो रीजन है जहां पर एक्टिन और मायोसिन आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो बस एक्टिन ही तो पास आ रहा है, थिन फिलामेंट्स ही तो पास आ रही हैं, तो जब वो पास आ भी जाएंगी तब भी वो इस मायोसिन को पूरी तरह से ओवरलैप ही तो कर लेंगी, तब भी आपका ए बैंड का जो लेंथ है वो चेंज नहीं होता है। सो ए बैंड जो है वो एक्टिन से कंप्लीटली बेसिकली यहाँ पर ओवरलैप कर जाएगा, इजंट इट और नॉट। हमें तो ओवरलैपिंग वाला रीजन देखना है, तो ओवरलैपिंग एक्टिन और मायोसिन में कंप्लीट हो जाएगी, बट ए बैंड की जो लेंथ है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। सो इसका मतलब यहाँ पर ए बैंड डज नॉट शो एनी चेंज, ना तो वो वाइडन होगा ना ही वो शॉर्टन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट या फिर ये इवेंट ही रॉन्ग है ना। ओके, देन वी हैव आई बैंड रिड्यूसेस इन द विड्थ। अब सोचो यहाँ पर अगर ये दो जी लाइन जो है वो पास में आके श्रिंक कर गई, तो जो आई बैंड से वो भी तो पास आ जाएंगे ना, तो आई बैंड्स भी क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू रिड्यूस। तो इसका मतलब ये भी तो परफेक्टली करेक्ट हो गया, आई बैंड की भी लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, शॉर्टन हो जाएगी। एंड मायोसिन हाइड्रोलाइसिस एटीपी रिलीजिंग एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये तो आपने पढ़ा ही है। सो यहाँ पर मैं बता ही दूँ आपको, इस तरीके से क्या मिलते हैं, मायोसिन के हेड्स मिलते हैं, आपने देखा होगा ना। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ कि सपोज ये एक हेड है, तो इस हेड पे क्या करेगा, यहाँ पर एक एटीपीएस एक्टिविटी होती है जहाँ पर एटीपी ब्रेक होगा, राइट, और एटीपी ब्रेक होते ही एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक हो जाता है। सो जब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में एटीपी ब्रेक करता है, उसी टाइम पर आप देखोगे ये जो मायोसिन का हेड है वो बाइंड कर जाता है, किसके साथ, वो बाइंड कर जाता है विद द एक्टिन फिलामेंट, राइट। और जब ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होते हैं तब मायोसिन का हेड एक पावर स्ट्रोक देता है, ओके, खींचता है, और उसके बाद आप देखते हो स्लाइडिंग फिलामेंट या फिर फिलामेंट्स का स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाता है, राइट, और इसीलिए मसल का कॉन्ट्रैक्शन बिगिन कर जाता है। तो मायोसिन का हाइड्रोलिसिस, आप देखोगे मायोसिन जो है वो हाइड्रोलाइज करेगा एटीपी को, रिलीजिंग द एटीपी एंड द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, विच इज अनदर ट्रू इवेंट, okay, during muscle contraction. And last है, the lines attached to the actins are pulled inwards. तो देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान अगर ये पास आने वाले हैं एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड द मायोसिन, तो जो जी लाइंस हैं वो भी तो पास आने वाली हैं, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, यहाँ पर जो जी लाइंस हैं दे आर गोइंग टू बी पुल्ड इनवर्ड्स, क्योंकि वो अटैच होते हैं टू द एक्टिन, और एक्टिन ही तो मूव कर रहे हैं ओवर द मायोसिन। इसका मतलब यहाँ पर ये इवेंट भी परफेक्टली करेक्ट है। तो बस केवल एक ही इवेंट रॉन्ग था, द सेकंड वन। अब इसको करने के दो तरीके थे, आप उन ऑप्शंस को देखते जहां पर 2 ऑप्शन ही एलिमिनेटेड हो, तो 2 ऑप्शन देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में एलिमिनेटेड है, विच इज द ऑप्शन बी, है ना, बाकी सब में 2 मेंशन है और 2 तो रॉन्ग था, इसीलिए हमारे ये सारे ऑप्शन वहीं एलिमिनेट हो जाते हैं और ऑप्शन बी करेक्ट माना जाता है। बट हमें सारी चीज़ें वेरीफाई भी करनी थी, इसीलिए मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी। तो एक छोटा सा रिविजन भी हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे हमारा जो राइट आंसर है वो आया होगा।
इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है विच इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों लेट अस मूव ऑन टू प्रॉब्लम 10 नाउ। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम। तो बच्चों आपको यहाँ पर कुछ मस्कुलर डिजीज दे रखी हैं जिनके सिम्टम्स भी उसके सामने मेंशन है। अब आपको पहचानना है कौन से ऑप्शन में डिजीज को उसके करेक्ट सिम्टम के साथ मैच किया गया है। पहला जो ऑप्शन है इट इज अर्थराइटिस। ओके, सो अर्थराइटिस को मैच किया गया है विद इट्स सिम्टम इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स। वेरी ट्रू, परफेक्टली करेक्ट भी तो होगा। क्यों भाई, क्यों करेक्ट होगा? देखो सोचो, आर्थ वर्ड का मतलब होता है जॉइंट्स, आइटिस वर्ड जब भी एंड करता है मैंने बता रखा है इट इज ऑलवेज इन्फ्लेमेशन। ठीक है, सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स इज अर्थराइटिस और यही इसका करेक्ट सिम्टम हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही होना चाहिए। बट लेट अस आल्सो वेरीफाई द अदर 3 ऑप्शंस। देखो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग टेटनाई को बोला जा रहा है एसोसिएटेड विद हाई कैल्शियम लेवल्स कॉजिंग रैपिड स्पैज्म। तो टेटनाई में रैपिड स्पैज्म यानी कि बहुत ही विगरस आपको कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल देखने को मिलती हैं, बट वो हाई कैल्शियम लेवल्स की वजह से नहीं देखने को मिलती हैं, लो कैल्शियम लेवल्स की वजह से देखने को मिलती हैं इन अवर बॉडी फ्लूइड्स। इसका मतलब ये सिम्टम रॉन्ग है। देन वी हैव दी थर्ड डिसीज विच इज मायस्थीनिया ग्रेविस, जिसमें बोला जा रहा है दैट इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन द वीकनिंग एंड द पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, ये जो मायस्थीनिया ग्रेविस है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि हम ऑलरेडी पीछे पढ़कर भी आए हैं। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, और इसमें आपको पैरालिसिस और वीकनिंग ऑफ दी जो मसल्स हैं वो देखने को मिलती हैं। बट अगेन ये यहाँ पर रॉन्ग है। वाई? बिकॉज जेनेटिक डिसऑर्डर ये नहीं है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, विच इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को मैच किया गया है विद एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉजिंग प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल, विच इज़ अगेन रॉन्ग बिकॉज आपको पता है मस्कुलर जो डिस्ट्रॉफी है इट इज़ नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, ये बल्कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर बेसिकली स्वैपिंग कर दिया गया है। तो ये क्या होना चाहिए था? This should have been a genetic disease. So this is a genetic disorder, ना कि autoimmune disorder। बाकी सब कुछ सही है इसके बारे में। ओके, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाता है। So our final answer in this case must be option A itself. I hope you got that right. तो बच्चों आइए बढ़ते हैं towards problem 11 from the year 2022. The question says given below are 2 statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. ठीक है, नाउ असर्शन में क्या बोला जा रहा है? देखो असर्शन में बोला जा रहा है ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांस ऑफ फ्रैक्चर्स। डेफिनेटली यस, ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है ना भाई। ऑस्टियोपोरोसिस की बात की जा रही है, ऑस्टियो वर्ड बोन से रिलेटेड होता है, पोरोसिस मतलब पोरस बोन हो जाना एक तरह से। तो पोरस बोन का मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली बोन डेंसिटी यहाँ पर कम हो जाती है, तो यहाँ पर डिक्रीज्ड बोन मास मिलता है और इसीलिए अगर डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी या मास होगा तो फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है असर्शन की। ठीक है, रीजन की ओर बढ़ते हैं। रीजन में बोला जा रहा है कि कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन। सो विमेन में आपने जनरली देखा है ना ऑस्टियोपोरोसिस के केस ज़्यादा होते हैं। अब क्या इसके पीछे जो रीज़न दे रखा है इट इज सेइंग दैट ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो मेजर कॉमन कॉज है वो इंक्रीज लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन है, जो कि रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो कॉमन कॉज है वो इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन नहीं बल्कि डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है। ओके, डिक्रीज्ड लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन। इसीलिए जैसे जैसे विमेन की जो एज होती है वो बढ़ती जाती है, उनमें एस्ट्रोजन लेवल थोड़ा कम होता जाता है और इसीलिए उनमें चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस भी बढ़ते जाते हैं। तो रीज़न इज़ रॉन्ग ओवर हियर। तो इन केस हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हमारा असर्शन ट्रू है बट द रीज़न इज़ फॉल्स, इसीलिए हम कहेंगे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होना चाहिए, जहाँ पर बोला जा रहा है असर्शन इज करेक्ट बट द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। इसीलिए हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन सी इन दिस केस। तो बच्चों अब हमारे सामने है प्रॉब्लम 12 दैट सेज गाउट इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर विच लीड्स टू। तो भाई गाउट की बात की जा रही है यहाँ पर। गाउट जो है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि इनमें से किस चीज़ को कॉज करता है, लीड करता है? ऑप्शन ए वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल, ऑप्शन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, ऑप्शन सी वीकनिंग ऑफ द बोन्स ड्यू टू डिक्रीज्ड बोन मास, या फिर ऑप्शन डी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू कार्टिलेज डीजेनरेशन। सो व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर बच्चों? गाउट में क्या मिलता था? इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। ओके, बट क्यों मिलता था? क्योंकि जॉइंट्स में एक्यूमुलेशन या डिपोजिशन होने लगता है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का। तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन मिलता है जॉइंट्स का ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यही गाउट की कंडीशन है। हेंस ऑप्शन बी वुड बी अवर राइट आंसर इन दिस केस। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 13 नाउ।
इट सेज अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब आपको यहाँ पर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं अलग अलग ऑप्शंस में, आपको फाइंड करना है द मोस्ट रेलिवेंट वन। चलो पहले बात करते हैं स्टेटमेंट ए की, दैट सेज द एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइड अवे फ्रॉम द ए बैंड रिजल्टिंग इन द शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर। तो भाई स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में जो एक्टिन फिलामेंट्स है वो अवे मूव करते हैं फ्रॉम द ए बैंड और टुवर्ड्स द ए बैंड, डेफिनेटली टुवर्ड्स द ए बैंड, राइट। तो जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, थिन फिलामेंट्स हैं, वो पास आते जाते हैं ए बैंड में, ओके, बिकॉज दे टेंड टू ओवरलैप द मायोसिन। इसका मतलब दे डू नॉट स्लाइड अवे फ्रॉम द ए बैंड, दे स्लाइड टुवर्ड्स द ए बैंड, राइट। तो अगर आपको नहीं याद आ रही है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी तो जाके कॉन्सेप्ट एट ऑन वीडियो को वापस से देखो। सो इसका मतलब ये तो रॉन्ग हो गई भाई स्टेटमेंट, ओके। शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर के दौरान एक्टिन फिलामेंट ए बैंड की तरफ जाता है, तभी शॉर्टनिंग होती है, ठीक है। देन वी हैव ऑप्शन बी दैट सेज एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइड ओवर ईच अदर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सार्कोमियर, डेफिनेटली नॉट, है ना। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं ताकि वो सार्कोमियर की लेंथ को और शॉर्टन कर सके, वाइडन नहीं। इसका मतलब ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सार्कोमियर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है ना ऑफ द मसल। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान तो भाई सार्कोमियर की लेंथ कम होनी चाहिए, इसीलिए ये रॉन्ग हो गई। देन वी हैव ऑप्शन सी सेज लेंथ ऑफ द ए बैंड डज नॉट चेंज। याद आ गया, ए बैंड से रिलेटेड हमने ऑलरेडी क्वेश्चन भी किया था। मैंने आपको बताया था ए बैंड की जो लेंथ है वो चेंज नहीं होती है बिकॉज मायोसिन जो है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है, एक्टिन उनके ऊपर स्लाइड करते हुए जाते हैं। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, ए बैंड जिसमें ओवरलैपिंग हो रही थी मायोसिन की विद दी एक्टिन फिलामेंट्स, वो तो सेम रहने वाली है। तो द लेंथ ऑफ द ए बैंड डज नॉट चेंज, ठीक है। इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। वाइल अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इट सेज आई बैंड इंक्रीजेज इन द लेंथ, जो कि रॉन्ग है। हमने देखा था जो आइसोट्रोपिक बैंड है या फिर आई बैंड होता है उसका लेंथ रिड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो हमारा राइट आंसर फाइनली इन दिस केस वुड बी ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियरली समझ आया होगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम 14 पर। Now question says choose these correct statement about a muscular tissue। तो muscular tissue से related आपको एक correct statement को choose करना है। ऑप्शन है ऑप्शन ए स्मूथ मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलेंट्री। तो बात कर रहे हैं स्मूथ मसल्स की बच्चों। तो स्मूथ मसल्स जो हैं वो इनवॉलेंट्री तो होती हैं बट मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होती हैं। अगर आपको याद होगा एक स्मूथ मसल सेल कैसा नजर आता है, एक स्मूथ मसल फाइबर, इट लुक्स लाइक दिस स्पिंडल शेप्ड विथ ओनली वन न्यूक्लियस, है ना। तो ये जो सेल आपको नजर आ रहा है ये एक स्मूथ मसल सेल है जो कि इनवॉलेंट्री है। दैट मीन्स इसका जो फंक्शनिंग है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट डेफिनेटली ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी नहीं है। सो इट इज़ यूनी न्यूक्लिएटेड, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग और हमें फाइंड करनी है द राइट वन। बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, दैट सेज स्केलेटल मसल फाइबर्स आर यूनी न्यूक्लिएटेड एंड फाउंड इन पैरेलल बंडल्स। सो स्केलेटल मसल फाइबर जो है वो पैरेलल बंडल्स में तो पाए जाते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही है, बट दे आर नॉट यूनी न्यूक्लिएटेड। उनमें एक न्यूक्लियस नहीं मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। तो आपको याद होगा ना एक स्केलेटल मसल फाइबर आपको इस तरीके का सिलेंड्रिकल मसल फाइबर देखने को मिलता था जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियाई देखने को मिलते थे। सो यहाँ पर मैंने छोटा सा बताया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती थी, ओके। तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट व्हेन इट कम्स टू द मस्कुलर टिश्यू। बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। इट सेज इंटरकेलेटेड डिस्क्स अलाउ द कार्डियक मसल सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। सो जो इंटरकेलेटेड डिस्क होती हैं, ओके, कुछ ऐसी डिस्क जो कि इंटरकेलेट करती हैं, इंसर्ट हो जाती हैं इन बिटवीन दी कार्डियक मसल फाइबर्स, वो अलाउ करती हैं कार्डियक मसल के सेल्स को या फाइबर्स को टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। सो अगर आपको याद आ रहा हो एक कार्डियक मसल फाइबर कैसे दिखाई देता है, सोचो अगेन कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बट दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी ब्रांच्ड। कुछ इस तरीके की ब्रांचिंग आपको मिलती है, राइट। सो इस तरीके से आपको ब्रांचिंग मिल जाएगी और यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके की डिस्क्स मिलती हैं। ये जो रीजन होता है ना, डिस्क होती हैं जिन्हें हम इंटरकेलेटेड डिस्क बुलाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं और ये जो गैप जंक्शंस यहाँ प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली हेल्प करते हैं इन द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि इसीलिए तो हार्ट की जो मसल्स है इट हैज़ टू बी कॉन्ट्रैक्टेड एवरी टाइम ना, उसको कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। इसीलिए जो इंटरकेलेटेड डिस्क होती हैं उन पर प्रेजेंट जो गैप जंक्शंस हैं वो क्या करेंगे, दे विल हेल्प इन द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन उतनी ही रैपिडली हो। तो
यहाँ पर एक फाइबर अगर स्टिमुलेट होगा तो अगला भी जल्दी स्टिमुलेट कर जाएगा। तो इस तरीके से पूरी मसल जो है वो एक साथ एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज इंटरकैलेटेड डिस्क्स। इसीलिए जो ऑप्शन सी है वो एक करेक्ट स्टेटमेंट को इंडिकेट कर रहा है रिगार्डिंग द मस्कुलर टिश्यू, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी ही राइट होगा। बट अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, देखो ऑप्शन डी भी वेरीफाई कर लेते हैं। सो द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स आर मेड अप ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम, जो कि आप सभी जानते हो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ब्लड वेसल्स ऑफ जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती हैं वो रैदर आपको मेड अप नजर आएंगी किसकी, कॉलमनार एपिथेलियम की? जी नहीं, स्क्वामस एपिथेलियम की। स्क्वामस एपिथेलियम याद है ना, जो कि इर्रेगुलर फ्लैटेंड सेल्स होते थे टाइल्स जैसे, राइट? तो ये उनकी बात हो रही है। सो याद रखिएगा जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती हैं वो स्क्वामस एपिथेलियम से बनती हैं, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है इन दिस केस वुड बी ऑप्शन सी। सो बच्चों अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 15 फ्रॉम द ईयर 2023। ओके, द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल से रिलेटेड यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं और आपको चूज करना है उस ऑप्शन को जो कि करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है। पहली स्टेटमेंट की ओर पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड द फैसिकल। तो जो मस्कुलर के बंडल्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है एक कोलेजन से बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू लेयर जिसका नाम है फैसिकल। क्या ये करेक्ट है? जी नहीं, एक्चुअली फैसिकल जो है वो मसल बंडल का ही दूसरा नाम है। ओके, तो जो मसल बंडल है या फिर फैसिकल है वो आपस में कनेक्टेड तो होते हैं इस कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू से। उस कनेक्टिव टिश्यू का एक्चुअली नाम फैसिकल नहीं है, इट इज़ कॉल्ड फैसिया। Okay, so this is not fascicle, it is the fascia. Fascicle मसल बंडल को ही कहते हैं, तो मसल बंडल का दूसरा नाम ही fascicle है, ठीक है? ओके, नाउ बात करते हैं बी वाले स्टेटमेंट की, दैट सेज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर, वो एक्चुअली स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयन का। यहाँ पर वहाँ पर बहुत सारे कैल्शियम आयन जो हैं वो स्टोर रहते हैं। ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है? देन वी हैव इज द सी स्टेटमेंट दैट सेज striated appearance of the skeletal muscle fiber is due to the distribution pattern of the actin and the myosin proteins। तो भाई जो आपकी स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड नजर आती है ना, क्योंकि हम हमारी स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स भी बुलाते हैं, वो स्ट्राइटेड इसलिए ही अपीयर नजर आती है बिकॉज वहाँ पर प्रेजेंट जो मायोफिब्रिल्स हैं विच इज़ दी एक्टिन एंड दी मायोसिन, वो उसको एक कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस देते हैं। तो ये भी तो करेक्ट है भाई, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी। एंड लास्टली बोला जा रहा है एम लाइन इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर। तो क्या एम लाइन को फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन माना जाता है एंड उसको सार्कोमियर बोला जाता है एम लाइन को? जी नहीं भाई, एम लाइन को सार्कोमियर नहीं बोला जाता है। दी ऑल दी यूनिट्स जो कि एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच में आते हैं वो फॉर्म करते हैं एक सार्कोमियर। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं? ओनली बी एंड सी। तो किस ऑप्शन में बी एंड सी की बात हो रही है? ऑप्शन ए में। हेंस अवर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए इन दिस केस। सो बच्चों आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 16। द क्वेश्चन इज अ मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, जहां पर आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के आइटम से मैच करना है। अब यहाँ पर लिस्ट 1 में आपको जो आइटम दे रखे हैं दोज आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट, एंड लिस्ट 2 में बताया जा रहा है कि वो कहाँ पाए जाते हैं, उनकी लोकेशन, दैट मीन्स दे आर फाउंड बिटवीन। सो आपको हर एक जॉइंट को उनकी लोकेशन से करेक्टली मैच कर लेना है, ठीक है? और फाइंड करना है करेक्ट आंसर को इन ऑप्शंस में से। तो पहला जो जॉइंट यहाँ मेंशन है लिस्ट 1 में, इट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। एंड यू नो कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात हो रही है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जो कि कहाँ मिलती थी? 2 एडजेसेंट वर्टिब्रे के बीच में, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट 2। एटलस और एक्सिस के बीच में आपको पिवट जॉइंट मिलती थी, जो कि कौन से टाइप की थी? साइनोवियल जॉइंट। बट कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है वो प्रेजेंट होती है 2 एडजेसेंट वर्टिब्रे के बीच में। सो देखो यहाँ पर कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है वो प्रेजेंट है बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे इन द वर्टिब्रल कॉलम। सो ए शुड मैच विद द सेकंड। ए सेकंड से कहाँ मैच हो रहा है? ऑप्शन ए में और सी में, बट ऑप्शन बी में नहीं हो रहा है एंड ऑप्शन डी में नहीं। इसका मतलब ऑप्शन बी एंड डी आर एलिमिनेटेड। बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ मिल सकता है? सोचो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको मिलता है इन द ग्लेनॉइड कैविटी एंड द ह्यूमरस, राइट? सो ह्यूमरस और जो पेक्टोरल गर्डल बनता है ना हमारा, जिसमें ह्यूमरस का हेड जाके ग्लेनॉइड कैविटी में आर्टिकुलेट करता है,
वहाँ पर प्रेजेंट होती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ह्यूमरस का जो हेड है वो बॉल की तरह एक्ट करेगा और ग्लिनॉइड कैविटी सॉकेट की तरह, जिसमें जाके ये फिट हो जाती है। तो इसीलिए बी शुड मैच विद द फोर्थ वन। तो बी फोर्थ से कहाँ मैच हो रहा है, देखो बी फोर्थ से मैच हो रहा है ऑप्शन ए में एंड सी दोनों में। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ठीक चल रहे हैं भाई, टाई चल रही है अभी भी। देन फाइब्रस जॉइंट की बात करते हैं। फाइब्रस जॉइंट बोले तो वो जॉइंट जो कि मूव नहीं कर सकती। वी आर टॉकिंग अबाउट इमूवेबल जॉइंट जो कि मिलती है इन दी स्कल बोन्स। तो स्कल की जो बोन्स होती हैं उनके बीच में आपको मिलती है फाइब्रस जॉइंट। तो यानी कि जो आपका सी आइटम है इट इज मैचिंग विद द फर्स्ट वन। तो सी फर्स्ट से मैच हो रहा है ऑप्शन ए में, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है एंड सी भी रॉन्ग है। वाइल लेट अस वेरीफाई द लास्ट वन विच इज द सैडल जॉइंट। और सैडल जॉइंट आपको मिलती है बिटवीन दी कार्पल एंड द मेटाकार्पल ऑफ द थंब। तो थंब का जो कार्पल और मेटाकार्पल है उनके बीच में, राइट। तो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में यहाँ पर जो आपको मिलती है ना जॉइंट, इट इज गोइंग टू बी द सैडल जॉइंट। सो राइट आंसर हमारा क्या होगा भाई, ऑप्शन ए इन दिस केस। तो बच्चों अब हम पहुंच चुके हैं टुवर्ड्स द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज सेशन एंड इट इज प्रॉब्लम 17 फ्रॉम द ईयर 2023 इटसेल्फ फ्रॉम मणिपुर। अब देखो अगेन ये भी एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। आइटम्स को मैच करना है ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। बात करते हैं पहले आइटम की विच इज द पाम बोन्स। पाम पे आने वाली कौन सी बोन्स होती हैं, पाम बोन्स। वी आर टॉकिंग अबाउट दी मेटाकार्पल्स, राइट। सो यहाँ पर ये हैं दी मेटाकार्पल्स। सो ए आइटम सेकेंड से मैच कर रहा है, कहाँ कर रहा है भाई, ओनली सॉरी ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में, बी एंड सी में नहीं कर रहा है। लेट अस एलिमिनेट देम, ठीक है। चलो रिस्ट बोन्स की बात करते हैं। रिस्ट बोन्स, रिस्ट पे पाई जाने वाली जो बोन्स हैं वो कौन सी हैं, दोस आर दी कार्पल्स, राइट। तो यानी कि बी कार्पल से जाना चाहिए, दैट इज बी शुड गो विद द थर्ड वन। तो बी थर्ड से कहाँ जा रहा है, डी में भी और ए में भी। ऑप्शन ए और डी दोनों में ही बी थर्ड से ही मैच्ड है, टाई चल रहा है। एंकल बोन्स की बात करते हैं। अब एंकल्स मैं तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा, आप अपनी देख सकते हो। आपके एंकल में वही बोन्स होंगी जो कि लगभग आपकी यहाँ पर जो आपकी रिस्ट में थी। तो यहाँ पर अगर कार्पल थी तो एंकल रीजन में क्या होंगी, द टार्सल्स, राइट। तो यानी कि एंकल बोन्स होंगी द टार्सल्स। तो टार्सल्स कहाँ है भाई, यहाँ पर सी फोर्थ से कहाँ मैच हो रहा है, डी में। इसका मतलब ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया है ना। एंड डिजिट बोन्स की बात करते हैं, जो हमारी डिजिट्स होती हैं। इन डिजिट्स में कौन सी बोन्स होती हैं, वी कॉल देम दी फेलेंजेस, राइट। सो यहाँ पर डी शुड मैच विद द फर्स्ट वन। सो डी फर्स्ट से यहाँ मैच हो रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी ही राइट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा आया होगा। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होते हैं हमारे द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आई होप इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हो लर्न हाउ मतलब फ्री है पर बेस्ट है।